टेलीग्राम चैनल खोल के देखे हो कि नहीं? सीरियल आ रहे हो, नहीं देखे हैं? मंत्रिपरिषद का लिस्ट भेजा गया है कि अभी कैबिनेट या पूरा मंत्रिपरिषद में अभी कितने लोग हैं, उसका एग्जैक्ट पूरा लिस्ट भेजा गया है कि कैबिनेट मिनिस्टर कितने हैं, ठीक है, और राज्य मंत्री उसमें से कितने हैं, स्वतंत्र प्रभार, अन्य मंत्री सब लोग कितने हैं, ठीक है, ये सारा एक लिस्ट भेजा गया है, ठीक है। लगभग 72 अभी केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कुल कितने लोग हैं, 72। तो आज के क्लास में हम समझेंगे कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है और इसमें अधिकतम कितने लोग हो सकते हैं, ठीक है, और ये लोग कैसे काम करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर कैसे किसे कहते हैं, राज्य मिनिस्टर किसे कहते हैं, राज्य मंत्री में भी दो अलग अलग पार्ट है, एक स्वतंत्र प्रभार है और किसी मंत्रालय के अधीन है, ठीक है। प्रत्येक बुधवार को मीटिंग होती है मंत्रिपरिषद की, तो न्यूज़ में तो फ्लैश होता है कि मंत्रिपरिषद की मीटिंग हुई है, लेकिन एक्चुअल वो मंत्रिपरिषद की मीटिंग नहीं होती है, वो मंत्रिमंडल की मीटिंग होती है, ठीक है। तो और संविधान का आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद की ही चर्चा की गई है। मंत्रिमंडल की चर्चा सिर्फ एक जगह आर्टिकल 352 यानी 352 में की गई है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए मंत्रिमंडल का सलाह होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बाकी सभी जगह पे मंत्रिपरिषद केवल बात की गई है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि मंत्रिपरिषद की मीटिंग नहीं होती, मंत्रिमंडल की मीटिंग होती है, तो आगे वो सारी बातें समझेंगे। तो आज की क्लास का हमारा मुद्दा है मंत्रिपरिषद, और केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी सेंटर में जो है उस पर बात चर्चित करेंगे, ठीक है। कल जो लिस्ट आपको भेजा गया था मंत्रिपरिषद का, ठीक है, अगर आप खोल के देखे होते घर पे तो उसमें सारा जो लिस्ट है वो दिया हुआ है, 72 लोगों का भी जो लिस्ट है। तो आप इतना मेहनत से वो सारा चीज़ हम डाउनलोड करके उसको भेजे थे, आप उसका फ़ायदा नहीं उठाए, ठीक है। अच्छा, ये एक बैच कल से ये शुरू हो रहा है, थोड़ा सा सूचना इसके बारे में ले लीजिए, ठीक है। कल 10 जून से 8 से 10 ये बैच, यानी जो ज्योग्राफी का बैच चल रहा था उसमें ये बैच शुरू होगा, ठीक है। 8 से 9 साइंस की क्लास चलेगी, जिस कक्षा को हम ही लेंगे, यानी साइंस की क्लास 8 से 10, और बायोलॉजी से ये क्लास शुरुआत होगी, क्योंकि परीक्षा में ज़्यादातर बायोलॉजी ही पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। बाद में फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री खत्म होने के बाद चर्चा में आएगा, ठीक है। तो काफ़ी बेहतरीन ये क्लास होगी, आप क्लास करके देखेंगे। जो भी नए बच्चे ज्वाइन करने वाले होंगे आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है। पूरा एकदम बढ़िया से बायोलॉजी जो भी है, एनसीईआरटी और जितना इंपॉर्टेंट बुक है उस सब के कवरेज के साथ ये कल से बैच शुरू होगा। पीछे एक बैच लिए थे हम बायोलॉजी का, जो काफ़ी बढ़िया से संपन्न हुआ था, ठीक है। उसका नोट्स आप देखेंगे तो अभी काफ़ी एक मुकम्मल नोट्स था जो पूरा पढ़ाई हुआ था, ठीक है। तो उसमें कुछ न्यू अपडेट वगैरह के साथ ये कल से क्लास शुरू होगा। फिर 10 बजे से मैथ का 9 बजे से जो मैथ चल रहा था वो उसी में कंटिन्यू करेगा। तो ये कल से बैच शुरू होगा पूरी तरह से एकदम बेसिक से, ठीक है। तो कोई ज्वाइन करना चाहे आपसे पूछते हो तो फिर आप सजेस्ट कर सकते हैं, आपको पढ़ाई अच्छा लगता हो तो फिर दूसरे को बता सकते हैं, ठीक है। प्रचार प्रसार करने की कोई बात नहीं है, ठीक है जी। कौन है जी बाहर? ये आपका कैबिनेट मिनिस्टर का पूरा लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर का ये अभी कैसे पूरा स्टेटस है, बढ़ो, ठीक है, उस पर। और फिर ये सब कैबिनेट मिनिस्टर है, उसके बाद से ये राज्य मंत्री हैं, और ये सब ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, ये किसी मंत्रालय के अधीन है, ठीक है। तो इसको तो अभी लास्ट में देखेंगे, थोड़ा मंत्रिपरिषद और इस सब के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे तब। तो आप हेडिंग डाले हैं मंत्रिपरिषद, डैश दे के पहले एक पैराग्राफ लिखिए, फिर आगे चर्चा जारी रहेगा। लिखिए, संविधान, भारत के संविधान में, भारत के संविधान में, भारत के संविधान में, ये हेडिंग डाल देना जी तब लिखना। भारत के संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म। सरकार की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, सरकार की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। इधर आ जाओ, इधर नहीं तो फिर वो बैठो यहाँ पे जगह। सरकार की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में, अतः हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में, हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में
मंत्रिपरिषद का महत्वपूर्ण स्थान है? इधर आ जाओ, जगह है। मंत्रिपरिषद का महत्वपूर्ण स्थान है प्रशासनिक व्यवस्था में, मंत्रिपरिषद का महत्वपूर्ण स्थान है। बोर्ड पर देखिए, पीछे क्लास में जब कार्यपालिका आरंभ हुआ था तब भी हम बताए थे कि भारत में मतलब दुनिया में दो प्रकार की गवर्नमेंट काम करती है, एक है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दोनों के बीच क्या अंतर है इसको हमने बताया था कि संसदीय कार्यपालिका में क्या क्या फीचर्स होते हैं और अध्यक्षीय कार्यपालिका में क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो सारा डिस्कस हो गया। उसी में हमने बताया था कि भारत में किस व्यवस्था को अपनाया गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म या संसदीय व्यवस्था भारत में चलता है। ठीक है, इसमें हम बताए थे कि भारत का जो हेड ऑफ द स्टेट होता है या जो राज्य का प्रथम नागरिक होता है, तो भारत का हेड ऑफ द स्टेट या राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के बारे में सारी बातें आपने पढ़ लिया है कि केंद्रीय कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है, ये सारा बात। अब राष्ट्रपति के बारे में बात हो गया है। अब नीचे आगे 74 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 74, आर्टिकल ये 74 या अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अपना जितना भी काम करेगा, क्या बोले, ध्यान से सुनिए, कि राष्ट्रपति अपना जितना भी काम करेगा वो प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद के सलाह से करेगा। हालांकि एक अनुच्छेद 53 में हमने डिस्कस किया था, आर्टिकल 53, अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन, ध्यान से सुनिए, राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो कुछ कुछ मामलों में राष्ट्रपति के पास स्वविवेक की भी शक्ति है, लेकिन अधिकांश मामलों में राष्ट्रपति अपना जितना काम होता है आर्टिकल 74 के अनुसार ये प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद के सलाह से करता है। यहाँ तो कोई और अब ये मंत्रिपरिषद और प्राइम मिनिस्टर के सलाह से खुद काम करेगा कौन? राष्ट्रपति। यानी अब इसमें पावरफुल कौन हुआ, राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद? मंत्रिपरिषद, क्योंकि राष्ट्रपति अपना, हम आपको बोले कि ये सारा पावर आपको दे दिया गया, लेकिन आपको खुद नहीं करना है, ये 10 लोग आपको सलाह देंगे उसी हिसाब से करना है, तो आपको पावर एक्चुअल में मिला नहीं। इसलिए वास्तविक शक्ति किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद के पास है। वास्तविक शक्तियां किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद। अब चूंकि सारी शक्ति इन्हीं के पास है, देश के जितने सारे महत्वपूर्ण डिसीजन है सब इन्हीं के द्वारा लिया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान, क्योंकि देश के जितने सारे महत्वपूर्ण डिसीजन है, पार्लियामेंट से कोई बिल पारित करना हो, कोई आदेश जारी करना, वो सब का सब डिसीजन कहां से लिया जाता है? प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद से लिया जाता है। आपने न्यूज में सुना होगा कि मंत्रिपरिषद या आज के कैबिनेट ने डिसीजन किया है कि देश में अब जातिगत जनगणना कराई जाएगी, तो ये कौन डिसीजन लिया? मंत्रिपरिषद। आपने ये भी सुना कि मंत्रिमंडल ने डिसाइड किया कि इतने तारीख से इतने तारीख तक पूरे भारत में जनगणना कराया जाएगा, ये रिपोर्ट प्रकाशित होगा, कौन डिसीजन लिया? मंत्रिपरिषद। बात समझ में आया? तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष है, लेकिन सारा पावर लगभग किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद। इसलिए हमारे पूरे भारतीय राजनीति में, और चूंकि ये केंद्र की है तो केंद्र के पूरे भारतीय राजनीति में ये केंद्र बिंदु है और सारा पावर लगभग इनके पास एकत्रित है। कोई दिक्कत परेशानी? अब क्लास में पीछे तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूरा चर्चा हो गया है कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शंस कैसे होता है, उनका कार्य क्या होता है, ये सारा बात हमने डिस्कस कर लिया है पीछे क्लास में। अब आज से हम बात करेंगे किसके बारे में? मंत्रिपरिषद के बारे में। यहाँ तो कोई, अब कुछ और बातें समझिए। शुरुआत में संविधान में लिखा था, शुरुआत में आर्टिकल 74 में सिर्फ इतना लिखा था कि राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद के सलाह से काम करेगा, लेकिन ये फिक्स नहीं लिखा गया था कि वो सलाह से ही काम करेगा या कभी कभी सलाह नहीं भी मान सकता है, ये क्लियर नहीं किया गया था कि सलाह कभी, मान लो कि मंत्रिपरिषद कभी सलाह राष्ट्रपति को दिया, राष्ट्रपति मानने से इनकार कर दिया, यह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है, ये संविधान में क्लियर नहीं किया गया था। तो इसको 42वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कहा जाता है या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इंदिरा गांधी की सरकार थी। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से बहुत सारे संविधान में परिवर्तन हुए। एक परिवर्तन ये भी किया गया
कि ये अब फिक्स कर दिया गया कि राष्ट्रपति जो भी काम करेगा वो मंत्रिपरिषद के सलाह से ही करेगा, अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है। और इसके सलाह को मानने के लिए क्या है, बाध्य। कब यह व्यवस्था किया गया, 1976। तो 1976 में संविधान में संशोधन करके व्यवस्था डाल दिया गया कि राष्ट्रपति अपना जितना भी काम करेगा वो मंत्रिपरिषद के सलाह से ही करेगा, और उसके सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति क्या है, बाध्य। अब इसका मतलब तो यही हो गया कि राष्ट्रपति के पास कोई पावर ही नहीं है, कोई भी सलाह जा रहा है धड़ाधड़ वो उसको सिग्नेचर करना है, राष्ट्रपति एक मोहरा बनकर रह जाएगा। तो फिर आगे चलकर 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से अब ये व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह से ही काम करेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन अगर राष्ट्रपति को लगता है कि मंत्रिपरिषद का सलाह ठीक नहीं है, देश हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है, या जनता के विरोधी है, देश हित के विरोधी है, डेमोक्रेसी के विरोध में है, तो राष्ट्रपति इस विचार को, जो सलाह दिया गया उसको कितना बार, एक बार पुनर्विचार के लिए वापस मंत्रिपरिषद के पास भेज सकता। कितना बार भाई, एक बार, दोबारा नहीं। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से व्यवस्था कर दी गई कि राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, लेकिन उसको लगता है कि सलाह ठीक नहीं है, देश के विरोधी है या कुछ ऐसा है, तो एक बार पुनर्विचार के लिए भेज देगा, दोबारा से विचार कर। हालांकि मंत्रिपरिषद उसी बात को सेम टू सेम वापस राष्ट्रपति के पास भेज दे, कुछ संशोधन कर दे या हूबहू वैसे ही भेज दे, तब राष्ट्रपति के पास कोई ऑप्शन नहीं है। राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर देने के लिए या हस्ताक्षर देने के लिए क्या है, बाध्य है। यहां तो कोई समस्या, तो अभी का वर्तमान स्टेटस क्या है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और प्राइम मिनिस्टर के सलाह से ही काम करता है, लेकिन सलाह अगर चाहे तो एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगर दोबारा ये वापस से चाहता है तो राष्ट्रपति अपना सहमति देने के लिए क्या है, बाध्य। यहां तो कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, कोई दिक्कत, नो। पहली बात तो आर्टिकल 74(1) में ये बात लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद के हिसाब से काम करेगा, और 44वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग अगर चाहे तो एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यहां तो कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट आगे 74(2) एक अनुच्छेद है, आर्टिकल 74 क्लॉज 2। 74 और क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद के द्वारा दिया गया कोई भी सलाह अगर राष्ट्रपति को दिया जाता है तो इसको न्यायालय में समीक्षा नहीं किया जा सकता है, या न्यायालय इस पे विचार उचार नहीं कर सकता है। न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी हमारी जुडिशरी में ये चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दिया। यहां तो कोई दिक्कत। तो आर्टिकल 74 राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद के हिसाब से काम करेगा। आर्टिकल 74 क्लॉज 2 मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दिया ये किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जो भी सलाह दिया वो उन लोगों का मैटर है, वो लोग समझे, न्यायालय इस पे कुछ भी विचार नहीं कर सकता। 2 अनुच्छेद समझ में आ गया, आर्टिकल 74 क्लॉज 1, आर्टिकल 74 क्लॉज 2। ठीक है, अब ये दोनों बात बोर्ड पे देखिए, ये वाला पैराग्राफ लिख लिए है। ठीक है, अब ये वाला पैराग्राफ घर पे जाके इसको लिखना है, टेलीग्राम पे ये जाएगा। सेम बात लिखे हैं, देखिए यहाँ पे आर्टिकल 74 क्लॉज 1, राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा, तथापि यदि राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिपरिषद को एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद दोबारा भेजने पर राष्ट्रपति उसे सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। आर्टिकल 44वां संविधान संशोधन 1978। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको बाध्यकारी बना दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको एक बार पुनर्विचार करने के लिए मौका दिया गया। दरोगा में एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, तो यह है 44वां संविधान संशोधन 1978। यहां तक कोई समस्या? ठीक है, नेक्स्ट अगला 74 क्लॉज 2 भी लिखा हुआ है कि मंत्रियों के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी भी न्यायालय के द्वारा नहीं किया जा सकता। यानी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को क्या सलाह दिया, इसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
यहाँ तो कोई समस्या। अभी बताए थे कि स्टेट पे पहुंचना है। अब आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में लिखा है कि राष्ट्रपति अपना सारा काम प्राइम मिनिस्टर और मंत्री परिषद के सलाह से करेगा। तो साथ ही साथ अब राज्य में पहुंचना है, तो इसमें हम जोड़ना कितना है 89 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आर्टिकल 163 163। तो अनुच्छेद 163 में लिखा हुआ कि राज्यपाल अपना जितना भी काम करेगा स्टेट में वो चीफ मिनिस्टर और मंत्री परिषद के सलाह से करेगा। सिंपल सा लॉजिक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? ठीक है। अब ये हो गया आर्टिकल 74 की कहानी। अब मंत्री परिषद का गठन वगैरह कैसे होता है, मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है, इस सब में बात करना है। यहाँ पे 5 आर्टिकल, टोटल 6 आर्टिकल है मंत्रियों के बारे में। आर्टिकल 75 में लिखा है सभी मंत्रियों के बारे में उपबंध, जिसमें आर्टिकल 75(1), ठीक है। उसके बाद से एक क, एक ख, एक ग, घ, अंग, च, ऐसे करके 6 आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला बात देखिए क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 75 क्लॉज 1। एकदम दिमाग से ध्यान से देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आर्टिकल 75 क्लॉज 1 क्या लिखा है भाई, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह से करे। बोर्ड पर देखिए, तो आर्टिकल 75 क्लॉज 1 की बात हो रहा है अभी, कोई दिक्कत परेशानी? इसमें लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कोई दिक्कत परेशानी? ये पीछे क्लास में प्रधानमंत्री वाले चैप्टर में भी देखे थे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लिखवाया गया ना कि राष्ट्रपति इतना भी फ्री नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर दे। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसका कहाँ बहुमत हो, लोकसभा में जिसका क्या हो, बहुमत हो। कोई दिक्कत परेशानी? तो लोकसभा में टोटल जिसका बहुमत होगा उसी व्यक्ति को, लोकसभा की 543 सीट है, बहुमत के लिए कितना चाहिए, 272। तो जिसके पास 272 या इससे अधिक सीट होगा उसी के बहुमत दल के नेता को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? तो मान लीजिए कि पिछले 2024 के चुनाव में पूरे एनडीए को 290 सीट प्राप्त हुआ। कितना भाई, 290। बहुमत इनके पास है, बोलो ना जस्ट, बहुमत के लिए कितना चाहिए, 272। इनको प्राप्त कितना हुआ, 290, यानी इनके पास बहुमत है। इनका सांसद का दल का मीटिंग हुआ, मीटिंग होने के बाद इसमें से एक व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे चुन लिया गया और इनको नियुक्ति कर दिया कौन, राष्ट्रपति। सिंपल सा है। अब बच गए कितना, 290 में से एक गया, बच गए कितना, 289। अब इन 289 में से मंत्री कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा, ये अब सब पार्टी डिसाइड करती है। पार्टी डिसाइड करके फिर अपना सारा वो तैयार वार करके फिर राष्ट्रपति को होता है। लेकिन संविधान में लिखा हुआ है कि मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति, जिसकी सलाह कौन देगा, प्रधानमंत्री। आर्टिकल 75 क्लॉज 1 में लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन सलाह किसका लेगा, प्रधानमंत्री। अब एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, वो पूरा पार्टी डिसाइड करती है, लेकिन संविधान ये कहता है कि इसकी सलाह कौन देगा, प्रधानमंत्री देगा। कोई दिक्कत परेशानी? तो आर्टिकल 75 क्लॉज 1 समझ गए, ठीक है। आगे अच्छा, जो टॉपिक दिया गया है मंत्री परिषद, जो हम पढ़ रहे हैं मंत्री परिषद, इस मंत्री परिषद की परिभाषा ही है कि जो मंत्रियों का समूह है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, मंत्रियों का जो समूह है उसी को हम क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद। यानी जितने सारे मंत्री हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, वो सबको मिलाकर हम क्या बोलेंगे, मंत्री परिषद। जैसे अभी मंत्री हैं टोटल 71 प्लस 1 है प्रधानमंत्री, तो टोटल अभी कितने लोग हैं, 72। तो अभी बोलेंगे कि मंत्री परिषद में कितने लोग हैं, 72, क्योंकि मंत्रियों के समूह को ही हम क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद। यहां तो कोई समस्या? तो आर्टिकल 75 क्लॉज 1 समझ गए कि प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। अन्य जो मंत्री हैं, ये जो 71 मंत्री हैं, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन इसके लिए सलाह कौन देगा, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर स्वयं नहीं करता है, वो सब पार्टी डिसाइड करती है। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट आगे देखिए। अब आर्टिकल नेक्स्ट क्लॉज क्या कहता है, ये देखिए आर्टिकल 75(1) और इसका भी सब क्लॉज है क, ठीक है। इसमें कहता है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी। इस उपबंध का समावेशन 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया।
कोई दिक्कत परेशानी? टेंशन में मत आइए, हम समझाते हैं। अब मान लो कि टोटल सांसद कितने चुन लिए गए, मतलब इस पार्टी के पास कितने सांसद हैं? 290। अब 290 के 290 लोग तो मंत्री नहीं बन जाएंगे ना। नहीं तो पता चला कि जितना लोग नहीं उतना मंत्री ही घूमने लगे इधर उधर, चारों तरफ मंत्री ही मंत्री हैं। अरे वो मंत्री को चलने के लिए इतना तामझाम है कि पता चला कि जहां जाइए 10-20 गो गाड़ी ऐसे ही मंत्री के पीछे पीछे घूम रहा है। बोलो ना जैसा। तो मंत्री भी एक लिमिटेड हो। और शुरुआत से संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि कितनी मंत्री होंगे, बस इतना लिखा था कि 75 क्लॉज 1 मंत्रिपरिषद का गठन होगा, प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। लेकिन एग्जैक्ट ये कितना होगा ये संविधान में व्यवस्था नहीं किया गया। तो आगे 75 1 क्लॉज क या 1 भी लिखे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो इसमें ये व्यवस्था पहले से नहीं था। इसको कब लाया गया? 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ये बीपीएससी 70वीं में प्री में क्वेश्चन पूछा था कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या 15% होगी, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया? तो वो था कौन? 91वां संविधान संशोधन 2003। यानी 2003 के पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तभी बोले कि मंत्रियों के समूह को क्या बोलते हैं? मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद में कितने लोग होंगे इसका डिसीजन कैसे होगा? तो फिर इस संविधान संशोधन के माध्यम से व्यवस्था कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद में अधिकतम, न्यूनतम नहीं, कितना? अधिकतम सीटों की संख्या लोकसभा के टोटल सीटों का कितना परसेंट होगा? 15%। इससे अधिक नहीं होगा। कितना भाई? 15%, इससे अधिक नहीं। लोकसभा की टोटल सीटों की संख्या कितना है? 543। 543 का 15% आप निकालेंगे तो ये लगभग 80 या 81 के आसपास जाकर पहुंचेगा। बात समझ में आ गया? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के समूह के मंत्रिपरिषद। अब इस मंत्रिपरिषद में कितने लोग होंगे? तो लोकसभा के जितनी सदस्य संख्या है उसका कितना परसेंट? 15%। संख्या नहीं याद करना है, कितना परसेंट याद करना है? 15%। 15% से अधिक नहीं हो सकते। न्यूनतम कितना भी हो सकते हैं, अधिकतम 15% से अधिक नहीं होंगे। ये प्रावधान कब ऐड किया गया है? 91वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से। यहां तो कोई समस्या? कितने लोग भाई? 15%। 15 लोग कितने होंगे? 80 या 81। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में अभी टोटल मंत्रिपरिषद में कितने लोग हैं? 72। मोदी जी चाहें तो 2-4-5 लोगों को और नियुक्त कर सकते हैं, अधिकतम 7-8-9 लोगों को और नियुक्त कर सकते हैं, बस 81 से अधिक नहीं जा सकते। 20 लोगों को नियुक्त करना है तो पहले 10 लोगों को हटाना पड़ेगा, उतना सीट खाली करना पड़ेगा, तभी नियुक्त कर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर संविधान का क्या होगा? उल्लंघन। बात समझ में आ गया? तो आर्टिकल 74 क्लॉज 1 क कहता है कि मंत्रिपरिषद के कुल सदस्यों की संख्या लोकसभा के टोटल सदस्य संख्या का कितना होगा? 15% या 15%। राज्य में भी सेम व्यवस्था है। राज्य में सेम व्यवस्था है कि राज्य में भी मंत्रिपरिषद की जो संख्या होगी उसके टोटल विधानसभा के सदस्य संख्या का कितना परसेंट? इसका कितना है? बोलो ना भाई। 15 है ना, तो उसका भी कितना? 15। तो मान लो कि बिहार में, तो बिहार में टोटल विधानसभा की सीट है कितना? 243। 243 का 15% निकालेंगे तो कितना होगा? 24 और 12 36। यानी नीतीश कुमार चाहें तो अपने मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने लोगों को ले सकते हैं? 36। इससे अधिक नहीं। कोई दिक्कत परेशानी? 36 लोगों को ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। वैसे उत्तर प्रदेश कितना विधानसभा सीट? मान लो कि 400 है। 400 एग्जैक्ट अभी 401 या 2 है, 403 है मान लीजिए। तो इसका 15% कितना होगा? 40 और 20 60। उत्तर प्रदेश में 60 लोग मंत्री बन सकते हैं। कोई समस्या? लेकिन एक स्टेट है गोवा, जहां पे विधानसभा की सीट 40 ही है गोवा में। तब क्या होगा? मंत्रिपरिषद के टोटल सदस्यों की संख्या कितना? 4, 1.5, 6 नहीं, ऐसा व्यवस्था नहीं। अब 6 लोग कैसे पूरा राज्य को चला सकते हैं? माना कि जनसंख्या कम है तो यहाँ पे मैक्सिमम व्यवस्था किया गया है कितना? 12। जहाँ पे छोटे छोटे स्टेट हैं, जहाँ के विधानसभा की सीटों की संख्या मतलब वहाँ की कम है, वहाँ पे अधिकतम सीटों की संख्या को कितना रखा गया है? 12। मतलब वो 12 लोगों को मंत्री बना सकते हैं। तो गोवा में भले 40 सीट है लेकिन ये मंत्री बना सकते हैं कितना? 12। लेकिन बाकी राज्य में ऐसा नहीं होगा। बाकी राज्य में कितना परसेंट? 15%। यहां तो कोई समस्या? तो आर्टिकल 75
क्लॉज 1 क्लॉज ए समझ गए या क जो भी है समझिए, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक। नेक्स्ट, अब 2 क्या कहता है बोर्ड पे देखिए, आर्टिकल 75 क्लॉज 1 और क्लॉज 2, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। एक तीसरा बात 1(3) में लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये 2 बात पहले समझाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बोर्ड पे देखिए, तो आर्टिकल 75 ये था क्लॉज 75 क्लॉज 1। अब पढ़ रहे हैं ख, एक पढ़ेंगे 1 गो, ठीक है, 75 क्लॉज 1 गो। तो ख में लिखा है कि जितने सारे मंत्री हैं, मंत्री की नियुक्ति कौन किया है? राष्ट्रपति। किसके सलाह से? प्राइम। तो जितने सारे मंत्री हैं वो व्यक्तिगत, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। क्या भाई? प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी राष्ट्रपति इनको नियुक्त किया है तो राष्ट्रपति इनको बर्खास्त कर देगा, क्योंकि इन्हीं के ये प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत मतलब जब मर्जी तब चाहे उसको क्या कर देगा? हटा देगा। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है? नहीं, नहीं। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, क्या अपने मन से कर दिया था? नहीं। किसके सलाह से? प्रधानमंत्री। तो हटाना है तो क्या अपने मन से हटा देगा? नहीं। किसके सलाह से? प्रधानमंत्री के सलाह। तो मान लीजिए कि मोदी जी चाहते हैं कि 2 मंत्री हमारा बात नहीं मान रहा, उसको हटा देना है मंत्रिपरिषद, तो पहले राय से कहेंगे कि हट जाओ मंत्रिपरिषद, फिर भी नहीं हटे, भिड़ जाएगी, नहीं हम नहीं हटेंगे, तो फिर राष्ट्रपति को फोन लगाएंगे, राष्ट्रपति इनको बर्खास्त कर दीजिए। तो चूंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, राष्ट्रपति तुरंत उनको क्या कर देगा? बर्खास्त कर देगा। सिंपल सा लॉजिक। चूंकि ये प्रसाद पर्यंत है, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जितने सारे मंत्री हैं ये व्यक्तिगत रूप से पर्सनली किसके प्रति जिम्मेदार हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति, प्रेसिडेंट के प्रति पर्सनली। लेकिन अगर सामूहिक रूप से पूरा मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार है? तो ये लोकसभा के प्रति। दोनों क्वेश्चन में अंतर है। 3 क्वेश्चन है। प्राइम मिनिस्टर पर्सनली लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है, लेकिन जितने सारे मंत्री हैं ये सब पर्सनली राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार है, लेकिन सामूहिक रूप से पूरा मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार है? लोकसभा के प्रति। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। तो आर्टिकल 75 क्लॉज 1 ग में लिखा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होगी? जिम्मेदार होगी। आर्टिकल 75 क्लॉज 1 क्लॉज घ, मंत्रियों का जो भी शपथ होगा, शपथ वो कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति। तो कोई भी मंत्री हो, खेल मंत्री हो, कपड़ा मंत्री हो, उद्योग मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, कोई भी मंत्री है, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उनको शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। अब इनका शपथ अनुसूची 3 में जो व्यवस्था है, शपथ की जो भी बातें लिखी गई है, उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति इनको क्या करता है? शपथ दिलाता है। तो आपसे क्वेश्चन में आ जाए, रेलवे मंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। रक्षा मंत्री को शपथ? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को शपथ? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्रपति बोलो ना जैसो। तो अनुच्छेद 75(1)(1) घ, इनका शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए। नेक्स्ट, तो ये हो गया 1, राष्ट्रपति मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता का शपथ दिलाता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 75 क्लॉज 5 क्या कहता है? यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है। ठीक है, कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अभी समझा रहे हैं हम आपको। एक 6वां है, मंत्रियों का वेतन और भत्ता संसद निर्धारित करती है, यानी कानून इसके लिए कौन बनाएगा? संसद। तो 2 आर्टिकल और समझिए, 2 आर्टिकल। एक अनुच्छेद है आपका 1 घ देख लिए, तो अब 75 क्लॉज 1 अंग। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? 1E भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी। 1(5) भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी। इसमें क्या लिखा है भाई? 1(5) में क्या लिखा था? नहीं, वेतन भत्ता, सॉरी, हाँ, कोई भी मंत्री है, कोई भी मंत्री बिना चुनाव जीते कितने माह तक? 6 माह तक। बिना चुनाव जीते 6 माह तक मंत्री के पद पे रह सकता है। अब इससे अधिक के दिन रहना है तो फिर आपको संसद के किसी भी सदन का, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।
यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए। तो आर्टिकल 75 क्लॉज 1 क्लॉज ई या फिर क्लॉज अंगा कहता है कि कोई व्यक्ति बिना चुनाव जीते मंत्री के पद पर अधिकतम कितने माह रह सकता है? 6 माह। 6 माह के अंदर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता उसको लेना पड़ेगा, अदरवाइज अपने पद से क्या करना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट और सबसे लास्ट बात 75 में लिखा हुआ है, 75 क्लॉज 1 क्लॉज च, इसको 6 भी लिख सकते हैं, ABCDEF भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें क्या लिखा है कि जितने सारे मंत्री हैं, मंत्री, उनका वेतन, भत्ता, ये सब कितना होगा, ये कौन डिसाइड करेगी? संसद। इसके लिए कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। पीछे क्लास में बताए थे कि सांसद, ये ऐसे पहली मामला है, सांसद सदस्यों का वेतन कितना होगा ये सांसद खुद डिसाइड करते हैं कि हमको कितना वेतन लेना, खुद मतलब को कानून बनता है पार्लियामेंट से, कोई दिक्कत? तो मंत्रियों का वेतन कितना होगा वो भी कौन डिसाइड करता है? संसद डिसाइड करती है, देश की विधायिका या केंद्रीय विधायिका इस बात को डिसाइड करती है। यहां तो कोई समस्या? ठीक है, तो इनका वेतन और भत्ता कौन डिसाइड करता है? संसद। तो ये था आपका 75 क्लॉज 1 एक अलग है, जहां पे प्राइम मिनिस्टर और मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। उसके बाद से 5-6 आर्टिकल है, क्लॉज 1 क, ख, ग, घ और अंग और च। ठीक है, एक में लिखा है कि 91वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग पूरा मंत्रिपरिषद 15% से अधिक नहीं हो सकती, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं, मंत्री लोकसभा के प्रति जिम्मेदार हैं सामूहिक रूप से, इनका शपथ उपत राष्ट्रपति दिलवाता है। फिर है यहाँ पे कि 6 माह तक बिना चुनाव जीते आप मंत्री बन सकते हैं। फिर है कि वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है? संसद निर्धारित। कोई दिक्कत परेशानी? अब इसको वापस आपकी जिम्मेदारी है कि घर पे जाके इसको लैंग्वेज में लिखिए। देखिए यहाँ तक ये सारा बात लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा यहाँ पे कटकुट है, दिमाग ज़्यादा मत दौड़ाइएगा। ये 1 ख है, ये ग है, 2-3 लिखा है तब भी, चाहे क ख ग लिखा है, बात दोनों एक समान है। पीछे क्लास में इसका डिस्कशन हो गया है। नेक्स्ट आर्टिकल 88 क्या बोलता है, बोर्ड पर देखिए, अनुच्छेद 88 बीच में है, एक ध्यान में दे लीजिए। प्रत्येक मंत्री और भारत का महान्यायवादी, क्या बोला भाई? प्रत्येक मंत्री, केवल मंत्री की बात कर रहा है, प्रत्येक मंत्री और भारत का महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार सिर्फ अपने सदन में होगा। क्या मतलब है, बोर्ड पर देखिए। अभी बोले कि मंत्रियों के समूह को क्या बोलते हैं? मंत्रिपरिषद। मंत्री जो है, जितने मंत्री, जैसे अभी कितने मंत्री हैं? 72, अभी 72 मंत्री हैं केंद्र में। अब इन सभी मंत्रियों, ये मंत्री या तो लोकसभा से भी हो सकते हैं या राज्यसभा से भी हो सकते हैं। तो आर्टिकल 88 इनके विशेषाधिकारों की बात करता है, अनुच्छेद 78 इनके विशेषाधिकारों की बात करता है। क्या विशेषाधिकार देता है भाई आर्टिकल 88? सभी मंत्री और साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, अभी आगे पढ़ने में आएगा। तो जितने सारे मंत्री हैं और महान्यायवादी है, इनको संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, संसद के किसी भी सदन में उपस्थित होने, बोलने, अपने विचार रखने, तमाम चीजों की स्वतंत्रता दी गई है। कोई दिक्कत परेशानी? मतलब कोई लोकसभा का MP है जो मंत्री भी है, तो राज्यसभा की कार्रवाई में जा सकता है, बैठ सकता है, बोल सकता है, अपना विचार रख सकता है, लेकिन जब उसको वोट डालना होगा तो कहाँ डालेगा? लोकसभा में, क्योंकि वो किसका सदस्य है? लोकसभा। वैसे ही राज्यसभा का कोई सदस्य, जैसे अभी के हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर, वो कहाँ से हैं? राज्यसभा के मेंबर है, लेकिन वो लोकसभा की कार्रवाई में जा सकते हैं, बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन जब वोटिंग होगा तो वो कहाँ जाएंगे? राज्यसभा में। वैसे ही महान्यायवादी एकमात्र ऐसा व्यक्ति है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत की 140 करोड़ की जनता में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो पार्लियामेंट के सदस्य न होते हुए भी संसद के किसी भी सदन में जा सकता है, बोल सकता है, अपना विचार रख सकता है। वोटिंग करने का अधिकार होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये संसद के किसी भी सदन का मेंबर नहीं है। यहां तो कोई समस्या? या अच्छा, कोई अभी बोले कि कोई सांसद बिना चुनाव जीते 6 माह तक मंत्रिपरिषद के पद पर रह सकता है। तो मान लो कि कोई बिना चुनाव जीते मंत्री हो गया, तो किसी भी सदन में जा सकता है, बोल सकता है, बैठ सकता है, विचार रख सकता है, लेकिन उसको वोट डालने का अधिकार होगा? नहीं, क्योंकि अभी संसद की सदस्यता उसके पास नहीं। तो आर्टिकल 88 समझ गए?
आर्टिकल 88, ये सांसदों और महान्यायवादी को विशेषाधिकार है कि वो संसद के किसी भी सदन में जाकर विचार रख सकते हैं, वोट, लेकिन वोट अपने ही सदन में करेंगे। हमें समझा दिया, अभी समझ लिए। नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है, नोट दिया है। इस बात को पहले हमने डिस्कस कर दिया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मंत्रिपरिषद के निर्णय को राष्ट्रपति के ऊपर क्या बना दिया गया, बाध्यकारी बना दिया गया, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा एक बार वापस लौटाने की व्यवस्था की गई। अभी तो शुरुआत में वही बता रहे थे ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट नोट 2 क्या कहता है, 1971 उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लोकसभा के विघटन होने के पश्चात भी मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होगी। बोर्ड पर देखिए, लोकसभा का विघटन क्या होता है, ये तो पार्लियामेंट जब पढ़ेंगे वहां पे समझ में। लोकसभा का विघटन का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल के बाद से खत्म हो गया तो राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर देता है। मतलब लोकसभा के 543 सांसद जो यहाँ पे थे, उन सब 543 सांसदों का सांसदी खत्म, पूरा लोकसभा भी क्या है, खाली है। लोकसभा का विघटन कर देना मतलब लोकसभा का कोई भी सांसद लोकसभा का सांसद नहीं। यहां तक कोई समस्या? तो ये 5 साल का पूरा होता है तब, या किसी पार्टी का बहुमत न हो या फुल मेजोरिटी ना हो तब भी हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1971 में डिसीजन दिया कि अगर लोकसभा का विघटन हो जाए फिर भी मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होगी। जब तक नया मंत्रिपरिषद आके गठन नहीं हो जाता तब तक पुराना मंत्रिपरिषद एज इट इज काम करते रहेगा। इसलिए 2024 के इलेक्शन में आपने देखा, एक तरफ चुनाव चल रहा था, दूसरी तरफ क्या सरकार पूरी खत्म हो गई थी, सरकार का काम भी चल रहा था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, बाकी उनके मंत्रिपरिषद के लोग भी काम कर रहे थे। कोई दिक्कत? अभी बिहार में इलेक्शन होगा, तो क्या इलेक्शन होगा तो नीतीश कुमार त्यागपत्र दे देंगे? नहीं, इलेक्शन चलते रहेगा। नीतीश कुमार की पूरी मंत्रिमंडल या पूरा मंत्रिपरिषद एज इट इज काम करते रहेगा जब तक नया वाला शपथ न ले। जब इलेक्शन हो जाएगा तो सारा चुनाव उनाव होकर बहुमत सब मिल जाएगा, तब चीफ मिनिस्टर अपना त्यागपत्र दे देगा, और त्यागपत्र देने के बाद से ही पूरा मंत्रिपरिषद विघटित हो जाएगा, फिर दोबारा नया से क्या हो जाएगा, गठन हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो उच्चतम न्यायालय का डिसीजन है 1971 में कि लोकसभा के विघटन होने के बाद भी मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होती। यहां तक कोई समस्या? नेक्स्ट, मंत्रियों की नियुक्ति। मंत्री की नियुक्ति ये तो पहले ही हमने डिस्कस कर लिया कैसे नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा तथा प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्ति करता है। आर्टिकल 75 क्लॉज 1 में ही पढ़े थे। सामान्यतः लोकसभा और राज्यसभा से ही मंत्रीगण की नियुक्ति होती है। कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य रहे बिना मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है, लेकिन उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदस्य की सदस्यता लेनी पड़ेगी। निर्वाचन अथवा नामांकन नहीं होने पर उसको मंत्रिपरिषद, मतलब किसी भी हाउस का मेंबर नहीं बनता है तो वो मंत्रिपरिषद का मेंबर उसका खत्म हो जाएगा या रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? बोलो ना जी उसमें। तो ये तो बात अभी उसी समय से यही समझा रहे थे कि कैसे नियुक्ति वगैरह होता है। तो कोई व्यक्ति अगर चुनाव नहीं भी जीतता है तब भी वो मंत्रिपरिषद का मेंबर बन सकता है, मंत्री बन सकता है। कितने माह के लिए? 6 माह के। 6 माह के अंदर उसे संसद के किसी भी सदन का, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी सदन का मेंबर बनना। कोई जरूरी नहीं है कि मंत्री केवल लोकसभा का ही होगा, नहीं, मंत्री आपका राज्यसभा से भी हो सकता है, उसमें कोई सस्पेंस नहीं है। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब आगे देखेंगे मंत्रियों के प्रकार वगैरह क्या होते हैं, उसको बात करेंगे। ठीक है। मंत्रिपरिषद की संरचना, मंत्रिपरिषद की क्या बोलते हैं? संरचना। चलिए बोर्ड पे देखिए, मंत्रिपरिषद की संरचना। तभी बोले कि मंत्रियों के समूह को क्या बोलता है? मंत्रिपरिषद बोलते हैं। ठीक है। तो यहां पे लिख रहे हैं हम मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद ग्रुप्स ऑफ जो मिनिस्टर्स होते हैं, यानी मंत्रियों के। अभी इसका डेफिनेशन आगे लिखेंगे। मंत्रियों के समूह को क्या बोलते हैं? मंत्रिपरिषद। कोई दिक्कत परेशानी? अभी टोटल इस मंत्रिपरिषद में टोटल कितने लोग हैं? 1 + 71, टोटल कितने? 72। अभी इस मंत्रिपरिषद में कितने हैं? 72। हो सकते हैं कितने? लोकसभा के टोटल सदस्य संख्या का कितना? 15%। मान लो कि 2029 में लोकसभा का सीट बढ़ के 800 हो जाता है, तो 50% किसका लगाएंगे? 800 का 50%। 8 × 4 = 12, 120। 81-80 नहीं दिमाग में रखना है। लोकसभा की सीट का कितना परसेंट? 15%। यहां तक कोई समस्या? तो अभी कितने हैं? 72।
अब ये जो मंत्री परिषद है, इस मंत्री परिषद में 3 कैटेगरी बनाया गया है। कितना भाई? 3। मतलब मंत्री परिषद में टोटल 3 प्रकार के मंत्री हैं। कितना? 3। 4 बोले हैं? नहीं, कितना? 3 मतलब 3। पहले को हम बोलते हैं कैबिनेट मंत्री, नाम सुने होंगे, सबसे भारी भरकम कैबिनेट मंत्री। कोई दिक्कत परेशानी? उसके बाद से एक दूसरा होता है राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, कोई दिक्कत परेशानी? एक तीसरा होता है उप मंत्री, जो अभी नहीं है, अभी नहीं चल रहा। उप मतलब चुप, मतलब कोई काम नहीं, इसलिए इसका नियुक्ति भी अभी। राज्य मंत्री के 2 अलग अलग हैं। राज्य मंत्री या तो हो सकता है स्वतंत्र प्रभार में, स्वतंत्र प्रभार, या किसी मंत्रालय के अधीन, किसी मंत्रालय के अधीन। मंत्री परिषद में टोटल कितने प्रकार के मंत्री हैं? 3। पहला है कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री, तीसरा है उप मंत्री। मतलब पूरे मंत्री परिषद की संरचना में 3 प्रकार के मंत्री काम करते हैं, कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री। इनका पावर और हायरार्की भी इसी तरह से, सबसे पावरफुल कैबिनेट मंत्री, उससे कम पावरफुल राज्य मंत्री, उससे सबसे कम पावरफुल उप मंत्री। इन दोनों में अगर बात करें तो ज्यादा पावरफुल स्वतंत्र प्रभार वाला, उससे कम पावरफुल किसी मंत्रालय के अधीन। मंत्री परिषद में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी? लोकसभा का 15%। यह लिखा गया है, लेकिन संविधान में कहीं यह चर्चा नहीं लिखा गया है कि जो मंत्री परिषद में ये 3 अलग अलग कैटेगरी है, इसमें फिक्स 30 लोग कैबिनेट होंगे, 20 लोग राज्य मंत्री होंगे और 10 लोग ये होंगे, ऐसा कुछ भी डिवीजन नहीं किया है। वो सरकार के ऊपर डिपेंड करती है कि कितने लोगों को कैबिनेट मंत्री बनाती है, कितने लोगों को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाती है और कितने लोगों को किसी मंत्रालय के अधीन बनाती है। हमें समझा दिया, हमें समझ लिया? बोलो ना जैसो, व्यवस्था समझ में आ रहा है? तो ये बात लिखा है कि मंत्री परिषद में लोकसभा के टोटल का 15% होगा, लेकिन ये नहीं लिखा गया कि अब वो 15% में कैबिनेट मंत्री कितने होंगे, राज्य मंत्री कितने होंगे। हो सकता है कि सरकार को लगता है कि 80 का 80 कैबिनेट मंत्री, चलो भाई 80 का 80 कैबिनेट मंत्री, कोई समस्या नहीं। हालांकि ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री के पास पूरा तामझाम रहता है, वो अभी आगे समझाते हैं, कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट बोर्ड पर देखिए, जो भी भारत का प्रशासनिक सेटअप पूरी तरह से बनाया गया है, प्रशासनिक सेटअप, उसमें 2 लोगों को एक साथ अटैच किया गया है। एक होता है सिलेक्टेड और एक होता है इलेक्टेड। केंद्र से लेके ये पूरा आपका पंचायत लेवल पर, यहां तक कि वार्ड लेवल तक ये व्यवस्था की गई है। ठीक है, एक व्यक्ति चुनाव से जीता हुआ है और दूसरा व्यक्ति परीक्षा पास करके आया हुआ है। जैसे गोपालगंज जिला के एग्जाम्पल ले, तो गोपालगंज जिला के सांसद कौन है? आलोक कुमार सुमन। क्योंकि ये गोपालगंज के निवासी हैं, गोपालगंज में क्या क्या दिक्कत परेशानी है वो बढ़िया तरह से समझते हैं कि कहाँ पे बाढ़ आता है, कहाँ पे पुल टूटा है, कहाँ पे ओवरब्रिज बनाने की आवश्यकता है, कहाँ पे रोड की आवश्यकता है, कहाँ पे पानी की आवश्यकता है, कहाँ पे बिजली नहीं पहुंची है, ये बढ़िया से समझ सकते हैं। बोलो ना जैसो। लेकिन इसकी नीति कैसे बनेगी, कैसे लागू होगा, कैसे ये पूरी व्यवस्था होगा, ये उनको कम जानकारी होगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि थोड़ा सा उसके बारे में कम जानकारी। तो उनके सपोर्टिंग के लिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक काम करता है, डीएम जिसको आप बोलते हैं, कलेक्टर। वो पढ़ा लिखा एक होशियार व्यक्ति है, दोनों को कंबाइंड रूप से रखा गया है। ठीक है, अब वो डीएम जो है वो यूपीएससी का परीक्षा पास करके आया हुआ है। अब परीक्षा पास करके मान लो कि कोई डीएम है वो केरल से भी आ सकता है, क्योंकि अखिल भारतीय सेवा है, कहीं पे भी आपकी नियुक्ति की जा सकती है। कोई भी राज्य का कैडर आपके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग अलॉट कर दिया जाता है। और मान लो कि कोई साउथ का आ गया यहाँ पे, ठीक है, वो पढ़ा लिखा होशियार सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ की लोकल जो समस्या है उससे वो वाकिफ नहीं है। वो किसको पता है? नेता को पता। इसलिए सिस्टम में दोनों है। ठीक है, एक समस्या को अवगत कराते जाएगा, एक दूसरा व्यक्ति उसको क्या करते जाएगा, डील करते जाएगा, सरकार की जो योजना है उसको हल करेगा। तो दोनों लोग मिलजुल कर काम करते हैं। जैसे आप ब्लॉक में चले जाएं तो ब्लॉक का प्रमुख है, वहाँ पे प्रखंड का प्रमुख है, वहीं पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ भी काम करता है। ब्लॉक के प्रमुख को अपने सारी समस्याओं को वहाँ पे पता है। लेकिन जो बीडीओ हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का भी हो सकता है, कि कटिहार का भी हो सकता है, कहीं का हो, वो थोड़े ना लोकल मुद्दे को वहाँ पे जानता है। वैसे ही आपका पंचायत है, पंचायत में आपके मुखिया है, तो साथ ही साथ एक पंचायत सचिव भी है, पंचायत सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं। वो सारी आपको प्रशासनिक जो सुविधाएं हैं वो कौन प्रदान करेगा? पंचायत सचिव। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? वैसे ही जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर देश का प्रधानमंत्री, इनको प्रशासनिक पूरा सुविधा प्रदान करने के लिए एक पीएमओ ऑफिस है, जिसको प्रधानमंत्री ऑफिस के नाम से जानते हैं।
हम सुने पीएमओ ऑफिस, भारत के सबसे टॉप लेवल के जो आईएएस जो प्रमोशन और प्रमोशन होकर जाते हैं ठीक ठाक, वो सब आईएएस ऑफिसर इस पीएमओ ऑफिस में बैठे हैं, जो पूरी तरह से प्रधानमंत्री की क्या कार्य होगा, कहाँ पे जाएंगे, कैसे उनकी प्रक्रिया होगी, कहाँ पे क्या करना है, वो सारा टाइम शेड्यूल और ये सारी चीजों को कौन देखता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस देखता है। प्रधानमंत्री वहां पे बैठकर, और वो डिसाइड नहीं करेंगे कि कल कैबिनेट की मीटिंग में कब बज जाएंगे, कैसे होगा, सारा चीज कौन कर रहा है? पीएमओ कर रहा है या प्रधानमंत्री ऑफिस कर रहा है? कोई दिक्कत? वैसे जितने सारे कैबिनेट मंत्री हैं, इनके सबके साथ साथ एक सचिव है। जैसे रक्षा मंत्री है तो एक रक्षा सचिव है, वित्त मंत्री है कोई वित्त सचिव है, एक उद्योग मंत्री है, एक उद्योग सचिव है, रेल मंत्री है, रेल सचिव है। सबका एक एक क्या है? सचिव या सेक्रेटरी, आप जो बोलते हैं। सब मंत्रियों के साथ एक सचिव ऐड किया गया। वो उनको क्या करता है? प्रशासनिक सुविधा क्या करता है? उपलब्ध करवाता है। प्रशासन की संबंधित जितनी सारी बातें होती है, नेता तो नेतागिरी करेगा वो, बोलो ना जी। देश के ज्यादातर नेता तो नेता जैसे हैं, फिर तो कैसे व्यवस्था चल पाएगा? नहीं व्यवस्था चल पाएगा। सब ये ब्यूरोक्रेट्स, टॉप से लेकर बॉटम लेवल तक जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो देश के मतलब को तरक्की और चलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो सभी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ एक एक सचिव है जो उनके कार्यों में क्या करता है? हस्तक्षेप करता है। उनको पार्लियामेंट में कब उनको उपस्थित होना है, कैसे बोलना है, उनका पूरा टाइम शेड्यूल क्या होगा, उस मंत्रालय जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री से संबंधित जो भी नीति होगा वो कैसे बनेगा, कहीं से राफेल खरीदना है तो उसके लिए डील कैसे फाइनल किया जाएगा। राजनाथ सिंह को थोड़े ना पता है कि फ्रांस से 10 गो राफेल लाना है तो उसमें कितना लागत लगा होगा, क्या खर्च लगा होगा, भारत सरकार का कितना पैसा खर्च होगा। बैठ के दिमाग लगाएंगे उतना, दिमाग ही कंफ्यूज कर जाएगा। ये सारा कौन? रक्षा सचिव जो है वो सारी चीजों को निर्धारित करके सारी चीजों को बताएगा, सरकार से अवगत कराएगा, सरकार उसको डील करेगी। तो पर्दे के पीछे ये सारा उनके सहयोगी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये सब लोग अपना काम करते हैं। राज्य में भी सेम व्यवस्था है। जैसे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है तो राज्य में चीफ मिनिस्टर ऑफिस, इसको सीएमओ बोलते हैं। ठीक है, यहां पे भी जो मंत्री हैं सब मंत्रियों को अपना अपना सचिव, सारी व्यवस्था है। तो ये बात समझ गए, कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, अब कैबिनेट मिनिस्टर कौन होते हैं? देश के जो सबसे मतलब पार्टी के जो सबसे मजबूत लीडर होते हैं। मजबूत मतलब देश से मजबूत नहीं, मतलब जिसका पार्टी में ठीक ठाक क्या हो, पकड़ हो। ठीक है, पार्टी का एक भारी भरकम लीडर हो, बड़ा बड़ा मंत्रालय इनको दिया जाता है, जैसे डिफेंस मंत्री, वित्त मंत्रालय, इस प्रकार के रेलवे मंत्रालय। ये जो बड़ा बड़ा मंत्रालय है जो देश की पूरी व्यवस्था को लगभग प्रभावित कर सकता है, इन सभी मंत्रालयों के लिए नियुक्त किया जाते हैं कौन? कैबिनेट मंत्री। कोई दिक्कत परेशानी? तो ये सबसे लेवल में सबसे बड़े कैबिनेट मंत्री। अभी लगभग 31 के आसपास कौन, मतलब 71 लोगों में से 72 लोगों में से 72 लोगों में से अभी टोटल कैबिनेट मंत्री 30 या 31 के आसपास है। कोई दिक्कत परेशानी? उसके बाद से कुछ छोटे छोटे मंत्रालय हैं। छोटे छोटे मंत्रालय में वहां पे कैबिनेट मंत्री नहीं, वहां पे राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दिया गया, जैसे 5-6 अभी आगे देखते हैं। ठीक है, अब मेन मंत्री बनता है, ये कौन है? ये किसी मंत्रालय के अधीन। और मान लीजिए कि गृह मंत्रालय है, गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। सॉरी, हाँ, गृह मंत्री अमित शाह है ना, राजनाथ सिंह कौन बोल रहा है? राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री है। तो अमित शाह। अब गृह मंत्रालय मतलब क्या? पूरे भारत के इंटरनल सिक्योरिटी उनके हाथ में है। कहीं पे भी कुछ दिक्कत परेशानी होता है उसको कौन रिपोर्ट करेगा? गृह मंत्री। अब अकेले पूरे भारत के मामले को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। बोलो ना जैसे उसमें नेतागिरी भी करना है, सारा काम करना है, तो अकेले देख सकते नहीं। तो इनके सपोर्ट के लिए 2-4 और मंत्री इनके पीछे दिए जाते हैं। एक तो ये हो गए गृह मंत्री कौन? अमित शाह। अब इनके सपोर्ट में जो जाएंगे तो वही इसको क्या लिखा गया? किसी मंत्रालय के अधीन। अब हो सकता है कि 3 और मंत्री इनको दे दिया जाए, वो सब किसके हैं? गृह मंत्रालय के अधीन है। तो इनको क्या बोलेगा? अमित शाह को बोल देंगे गृह मंत्री, बाकी 3 को जो इनके साथ दिया गया उनको बोलेंगे गृह राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री। वैसे वित्त मंत्री, अकेले फाइनेंस पूरा कैसे भाई देखेगा? तो एक वित्त मंत्री कौन? निर्मला सीतारमण। अब उनके साथ 3-4 को सपोर्टिंग मंत्री दिया जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? वित्त राज्य मंत्री, वित्त राज्य मंत्री, वित्त राज्य मंत्री। बोलो ना जैसे। तो इनको अलग से कोई सचिव वचिव नहीं मिलता है। सचिव तो मंत्रालय के लेवल पे काम कर रहा है ना, ये लोग उसके लिए क्या है? सपोर्ट में। 3 सभी लोगों के। अच्छा, उप मंत्री अभी कोई नहीं बन रहा है, तो इसका प्रावधान ही मतलब है संविधान में, लेकिन अभी कोई ये बन नहीं रहा है कुछ दिनों से, तो इसलिए उप मंत्री का कोई चर्चा नहीं है। अभी जो 72 मंत्री हैं वो या तो कैबिनेट मंत्री होंगे या स्वतंत्र प्रभार में। स्वतंत्र प्रभार मतलब
वो अपने मंत्रालय के हेड है, वो किसी के अधीन नहीं है। राज्य मंत्री मतलब किसी के अधीन में काम। जो कैबिनेट मंत्री, अच्छा, इन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं? मंत्रिपरिषद। बोलो ना जी, नो। ये सब क्या है? मंत्रिपरिषद के मेंबर है। तो इन सबको इकट्ठे मिलाकर हम बोलते हैं मंत्रिपरिषद। ये सबको मिलाकर हम क्या बोलेंगे? ये मंत्रिपरिषद है। कोई दिक्कत? फिर मंत्रिमंडल किसको बोलते हैं? सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह होता है, कैबिनेट मंत्रियों का समूह, इसको हम बोलते हैं मंत्रिमंडल। एकदम कान खोल के और आंख को एकदम ताजा करके सुनिए और समझिए। मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री आते हैं। मंत्रियों के समूह को क्या बोलते हैं? मंत्रिपरिषद। अब इस मंत्री के समूह में 3 प्रकार के, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। इसमें से सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों के समूह को क्या बोलते हैं? मंत्रिमंडल। तो जितने सारे कैबिनेट मंत्री हैं उनका जो समूह होता है उसको सिर्फ हम क्या बोलते हैं? मंत्रिमंडल। बाकी सबको मिलाकर क्या बोलते हैं? मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद बड़ा है कि मंत्रिमंडल बड़ा है? मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 74 में किसके सलाह पे कार्य करने के लिए लिखा गया है? मंत्रिपरिषद, नॉट मंत्रिमंडल। तो भले लिखा है मंत्रिपरिषद के सलाह पे, लेकिन ये सारा काम किसके सलाह से होता है? मंत्रिमंडल। प्रत्येक बुधवार को मंत्रिमंडल की मीटिंग होती है। कहने के लिए वो मंत्रिपरिषद न्यूज फ्लैश होता है, मंत्रिपरिषद की मीटिंग चल रही है, लेकिन होता किसका है? मंत्रिमंडल की मीटिंग होती है। प्रत्येक बुधवार को मीटिंग होती है 5 बजे। उसी में से वो मंत्री आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसको पूरी जानकारी देते हैं कि आज मंत्रिमंडल ने क्या क्या डिसीजन लिया, उसके बारे में अवगत कराते हैं। तो आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद के बारे में दिया गया है, मंत्रिमंडल के नहीं। मंत्रिमंडल की चर्चा सिर्फ एक जगह की गई है, अनुच्छेद 352 में, जहां पे लिखा गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाते समय मंत्रिमंडल के लिखित सलाह से लगाएगा। बस वहीं पर सिर्फ मंत्रिमंडल की चर्चा की गई है। बाकी पूरे संविधान में आप जहां पे भी पढ़ेंगे सिर्फ किसकी बात की गई है? मंत्रिपरिषद की। तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर समझ गए? ठीक है। मंत्रिमंडल सिर्फ कैबिनेट मंत्री, मंत्रिपरिषद मतलब सिर्फ मंत्रिपरिषद, और सॉरी पूरा तीनों मिलाकर। पावर किसके पास है? मंत्रिमंडल के पास कि मंत्रिपरिषद के पास? मंत्रिमंडल। कागजों में सिर्फ पावर है मंत्रिपरिषद के, सारा काम मंत्रिपरिषद करेगी वो कागजों में, लेकिन एक्चुअल में पावर किसके पास है? प्रत्येक बुधवार को मीटिंग होगी, मंत्रिमंडल की मीटिंग होगी, और इस मंत्रिमंडल के मीटिंग में सभी कैबिनेट मंत्री उपस्थित होते हैं। जितने सारे कैबिनेट मंत्री उपस्थित होंगे, जो भी डिस्कशन होगा वहां पे डिस्कशन होगा। मान लो कि गृह मंत्री नहीं है तो अपना गृह राज्य मंत्री तो है ना 2 गो, उसमें से किसी एक को भेज देगा, जाइए मामले को देख लीजिए। लेकिन सामान्यतः कैबिनेट वाले लोग वहां पे जाते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले, अगर इनके डिपार्टमेंट या इनके मंत्रालय से संबंधित कोई मैटर होगा तो उस दिन बस इनको बुला लिया जाएगा, अदरवाइज ये लोग उसमें भाग नहीं लेते। तो मंत्रिमंडल के मीटिंग में सिर्फ कौन भाग लेता है? कैबिनेट मिनिस्टर्स भाग लेते हैं। यहां तो कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसका पूरा डिटेल यहां पे देखिए। कैबिनेट मंत्री, ये तीनों लिखा गया है सामूहिक रूप से। मंत्रिपरिषद, फिर मंत्रियों के समूह, ये मंत्रिमंडल। कैबिनेट मंत्री किसे कहते हैं? राज्य मंत्री किसे कहते हैं? उप मंत्री किसे कहते हैं? अभी प्रावधान में है भी नहीं। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर 5-6-7 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, क्लियर, एकदम साफ सुथरा शब्दों में लिखा हुआ है। आधा लोग बिना लिखे कल पहुंच जाएंगे तो फिर लाठी वो रखेंगे यहीं पे, हम समझ जाए। ठीक है, टेलीग्राम पर भी भेज दे रहा है, और जाके घर पे साफ सुथरा शब्दों में इसको बैठकर क्या कर लेना है? लिख लेना है। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए। अब इसका लिस्ट आपको टेलीग्राम पे हम शेयर किए थे, जो आप बहुत कम देखते हैं। ये सब बातें जो देखना चाहिए वो देखते नहीं है। ठीक है। बोर्ड पे देखिए। सबसे पहले ये महानुभाव से शुरुआत करते हैं। ठीक है। नरेंद्र मोदी अभी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है। मंत्रियों की कुल संख्या भी कितना है? 72। ठीक है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, अब इनके गठबंधन में कितने लोग कहां से मंत्री बने हैं? तो 61 बीजेपी के हैं, टीडीपी के 2 हैं, जेडीयू के 2 हैं, शिवसेना के 1, लोजपा 1, जेडीएस 1, ऑसो 2, हम 1, आरएलडी 2, भाजपा 2। ये सब कौन कौन से पार्टी से कितने मंत्री बने हैं इसका पूरा यहाँ पे खाका दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद से लोकसभा में इनके पास अभी पूरा एनडीए का सीट कितना है? 293। नहीं दिख रहा है? लोकसभा में अभी टोटल सीटों की संख्या इनके पास कितना है? 293। 293, 543 में से इनके पास कितना है? 200। राज्यसभा में अभी इनके पास कितने एमपी हैं? 113। कितने? 245 में से 113। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आगे।
ये देखिए जितने सारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ठीक है। आपको जो भी अब लेटेस्ट एग्जाम होगा बिहार पुलिस दरोगा वो होगा, उसमें सब अब क्या पूछेगा, कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में, राज्य मंत्री के बारे में एग्जामिनेशन में बहुत कम आता है, ठीक है। तो आपको कैबिनेट मिनिस्टर, आपको अब कॉपी में पूरा मत लिखिएगा, नहीं तो फिर मामला पेचीदा हो जाएगा ना। 2 4 10 कैबिनेट मिनिस्टर जहाँ पे लिखेंगे ना कैबिनेट, वहाँ पे मान लीजिए कि डेफिनेशन उसका लिख लिए जो दिया हुआ है जैसे, तो जैसे में 8 10 जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप महालोग तो देखते नहीं हैं, और देखते नहीं है तो कहाँ से पता चलेगा कौन सा मंत्री पूछता है, तो कुछ ही याद करने लगेंगे, ठीक है। तो 10 12 जैसे नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री के पास कौन कौन सा मंत्रालय है, तो कार्मिक एवं लोक शिकायत पेंशन, ये परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे, और जो किसी के पास नहीं है वो सब प्राइम मिनिस्टर के पास है, बस इतना जानिए। 2-3 याद कर लीजिए, परमाणु ऊर्जा, स्पेस, कार्मिक और लोक। कार्मिक हमेशा प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, ये किसी के पास नहीं जाता है, स्टेट में हमेशा ये चीफ मिनिस्टर के पास रहता है, और जो किसी के पास नहीं है वो सब प्राइम मिनिस्टर के पास, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, 2 मंत्रालय के ये मंत्री हैं, अमित शाह। सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और साथ ही साथ रसायन एवं उर्वरक मंत्री, 2 मंत्री हैं, जगत प्रसाद नड्डा, JP नड्डा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो पहले मध्य प्रदेश के CM थे। वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण। विदेश मंत्री S जयशंकर। ऊर्जा मंत्री, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो पहले CM थे हरियाणा के। भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी, ठीक है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी, बिहार के ही हैं। पंचायती राज मंत्री ये ललन सिंह, ये भी बिहार के ही हैं। सदानंद सोनोवाल, पतन एवं पोत परिवहन राजमार्ग मंत्री। तो ये पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। महान लोग जाके घर पे इसको बढ़िया से एक बार देख लेना, कल ही को हम डाल दिए थे ये। नेक्स्ट, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। स्वतंत्र प्रभार समझ रहे हैं ना, मतलब राज्य मंत्री का लेवल कैटेगरी 1। स्वतंत्र प्रभार में देखिए, राव इंद्रजीत सिंह, सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री, मतलब ये 2 हैं, एक तो इसके स्वतंत्र प्रभार में है और दूसरे साथ ही साथ योजना मंत्रालय में ये क्या है, इसका भी स्वतंत्र प्रभार में ही है। तो 2 मंत्रालयों के स्वतंत्र प्रभार में, यानी कहने का मतलब इस मंत्रालय से संबंधित और इस मंत्रालय से संबंधित जो भी मामले होंगे उसके हेड कौन है, इंद्रजीत सिंह, ये किसी का अधीन नहीं है। वैसे ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री क्या, स्वतंत्र प्रभार। जहां पे स्वतंत्र प्रभार लिखा है मत समझ जाइए कि उसका वो सबसे सर्वे सर्वा है, उस मंत्रालय का हेड है। जहां पे नहीं लिखा है बस समझिए कि वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नहीं है, ठीक है। तो अभी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 5 लोग, बोलो ना जी। नेक्स्ट आगे, कौन मंत्री, राज्य मंत्री जो किसी मंत्रालय के क्या हो, अधीन हो। अब इसमें देखिए सबके साथ क्या लिखा है, सबके साथ संस्कृति राज्य मंत्री, यानी संस्कृति मंत्री जो होगा उसके अंडर में ये काम करेंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री राज्य मंत्री। कार्मिक लोक शिकायत, परमाणु ऊर्जा, ये सब वहां के राज्य मंत्री। अब कोई एक व्यक्ति 2 जगह का राज्य मंत्री भी हो सकता है, कंफ्यूजन मत, नहीं तो पूरा गिनेंगे तो ये 90-95 हो जाएगा। हम भी कंफ्यूज हो गए थे भाई, अभी 71 दिखा रहा है, 95 कहां से हो गए। तो इसमें डबल नाम भी मिलेगा, जैसे अनुप्रिया पटेल, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में भी राज्य मंत्री हैं। एक और खोजे, इधर था अनुप्रिया पटेल, रसायन और उर्वरक में भी राज्य मंत्री हैं। तो कोई एक ही व्यक्ति 2-3 मंत्रालयों का भी राज्य व्यक्ति हो सकता है, कोई उसमें दिक्कत परेशानी नहीं। कोई एक ही व्यक्ति 2-3 मंत्रालयों का भी हो सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं। कहा स्वतंत्र प्रभार वाले वो तो अलग हो गए, हो सकता है कि स्वतंत्र प्रभार वाले भी राज्य मंत्री हो, ये भी हो सकता है, कोई उसमें दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत। ये था पूरा आपका मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बारे में, ठीक है। बढ़िया से सारी चीज़ों को बता दिया गया है। ये चूंकि वीडियो पूरा रिकॉर्ड भी हुआ है लग रहा है, तो ये वीडियो भी टेलीग्राम पे जाएगा, दोबारा से भगा के देखना हो तो भगा के देख लीजिएगा, ठीक है। मतलब जब भी समझना हो, हालांकि पूरा विस्तार से सारी बातें समझा दी गई हैं और इसका नोट्स भी आपको दे दिया गया है। उस नोट्स को 4 पेज का मात्र नोट्स है,
ठीक है, पहले पूरा लिख लीजिएगा, उसके बाद लास्ट में मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच अंतर है, पहले अपने रफ पेज पे खुद आप अंतर लिखने का प्रयास करिएगा, बाद में उसको तो कॉपी पेस्ट करना ही है, कोई दिक्कत परेशानी इतना करके आइए। उसके बाद से कल पढ़ेंगे हम पार्लियामेंट्री कुछ कमेटी है या मंत्रिमंडलीय समिति है, उसके बारे में पढ़ेंगे और आगे चर्चा जारी रहेगी। ये खत्म होगा 2-4 दिन में, ये पूरा पार्ट 5, उसके बाद से फिर टेस्ट होगा, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट शुरू होगा, बीच में एक टेस्ट होगा इसी सप्ताह में, पहले ये पूरा इस बीच में, सॉरी अभी पार्लियामेंट इसमें बाकी है, तो वो खत्म हो जाएगा तब टेस्ट होगा। कोई दिक्कत परेशानी? नो दिक्कत परेशानी। ओके, मिलते हैं कल और आगे चर्चा जारी रहेगा।